Dear students, welcome to online video class. Today we will discuss about westernization of education in India, education under British rule के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भारत सदैव से विदेशियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। 15th सेंचुरी के लास्ट में 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के समुद्री जल मार्ग की खोज की। वो पहला यूरोपीय व्यक्ति था जो जल मार्ग के द्वारा भारत के पश्चिमी बंदरगाह कालीकट पहुंचने में सफल हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1510 में पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया और 100 वर्षों तक यहाँ के व्यापारियों में वर्चस्व स्थापित कर एक छत्र राज्य करता रहा। फिर 17th सेंचुरी के प्रारंभ में 1613 में यहाँ अंग्रेज व्यापारियों का प्रवेश होता है। इसके बाद भारत में क्रमशः इसी शताब्दी में फ्रांसीसी ईसाई मिशनरियों का 1667, फिर डेन ईसाई मिशनरियों का 1680 में और डच ईसाई मिशनरियों और आपके व्यापारियों का 1700 में आगमन होता है। इन यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से इनका आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक था और इनके संघर्ष में अंत में यहाँ अंग्रेजी व्यापारी और ईसाई मिशनरी पैर जमाने में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर उस समय देखा जाए तो भारत की जो स्थिति थी वो बहुत नाजुक थी। इनके जो राज्य भारत जो था वो छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। इन राज्यों का आपस में ही संघर्ष और विद्रोह होना प्रारंभ हो गया था। यही कारण है कि औरंगजेब के शासन काल में ही विद्रोह ने दमन का रूप ले लिया और उसके शासन काल में ही भारत में मुस्लिम काल की समाप्ति होती है और 1200 से 1700 तक के काल को इतिहासकारों ने मध्यकालीन की संज्ञा जो दी थी। उसके बाद 1700 से लेकर आज तक के काल को इतिहासकारों के द्वारा आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। ये जो आधुनिक काल है इसे इतिहासकारों ने पुनः दो कालों में बांटा है, जिसमें है आपका ब्रिटिश पीरियड 1700 टू 1947 और इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 टू टिल। इससे हम देखें तो शिक्षा की दृष्टि से ब्रिटिश काल को फिर से दो कालों में बांटा गया है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का काल 1700 से 1857 तक और ब्रिटिश शासनकाल जो 1858 से 1947 तक चला। तो इस तरह से जो हमारा मॉडर्न पीरियड है वो आपके 1700 से लेकर आज तक के हम उसे आधुनिक काल के रूप में बोल सकते हैं। लेकिन भारत में देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात जो है उसकी शुरुआत सबसे पहले 1510 में पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने ही कर दिया था। इसके बाद भारत में 1613 में अंग्रेज ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ। उन्होंने यहाँ आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो पुर्तगालियों ने दी थी उसे मजबूती प्रदान की और इसके साथ साथ फ्रांसीसी डेन ईसाई मिशनरियों ने भी अपने कार्य के द्वारा इसे और अधिक बल दिया। इसे गति और विकास देने के लिए ईसाई मिशनरियों ने और अंग्रेज ईसाई मिशनरियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में ईस्ट में यूरोपीय मिशनरियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक जो प्रयास किए गए थे वो सफलता प्राप्त करते हुए ही भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास प्रारंभ होता है। अब हम देखते हैं ईयरली एजुकेशनल वर्क्स ऑफ यूरोपियन क्रिश्चियन मिशनरी। भारत में यूरोपीय जातियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी और पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने प्रवेश किया था। उसके बाद भारत में क्रमशः अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेन, डच व्यापारियों ने और ईसाई मिशनरियों के आगमन के द्वारा यहाँ ईसाई मिशनरी
को स्थापित करने में वे सफल हुए। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य क्या थे। तो 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत में जल मार्ग की खोज की और 1510 से पुर्तगाली ने भारत के गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। गोवा पर अधिकार करने के साथ ही इन्होंने व्यापार करने के साथ साथ भारत में जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने दो कार्य किए। सबसे पहला ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और दूसरा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन की। इसके लिए पुर्तगाली मिशनरियों ने सेंट फ्रांसिस जेवियर और रॉबर्ट डी नोवेली मिशनरी के नाम से विशेष जो उल्लेखनीय है, इन्होंने इन्हें पैदल घूम घूम कर इसका प्रचार प्रसार किया और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। उसके बाद पुर्तगाली व्यापारियों ने गोवा के बाद और भी जो क्षेत्र थे जैसे दमन, दीव, हुगली, कोचीन, चटगांव, बम्बई आदि में अपना शिक्षा संस्थाओं का प्रचार प्रसार करना चाहा और साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा की स्थापना की और इन स्कूलों में उन्होंने पुर्तगाली भाषा, स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, गणित और स्थानीय शिल्पों की शिक्षा की व्यवस्था की और उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा की व्यवस्था की। लेकिन इन स्कूलों में ईसाई धर्म जो स्वीकार करते थे उन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाता था, उनसे किसी भी तरह का फी नहीं लिया जाता था। साथ ही निर्धन बच्चों को भोजन, वस्त्र और पाठ्य पुस्तकें भी निःशुल्क दी जाने लगी। तो इस तरह से उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो बच्चे उनके धर्म को अपनाना चाहते थे उन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाता था। इसके लिए उन्होंने 1556 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस खोला जिसमें धर्म पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती थी। तो ये सब के द्वारा उन्होंने भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया। साथ ही साथ उस शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सर्वप्रथम 1575 ईस्वी में गोवा में जेसुइट कॉलेज की स्थापना की और बम्बई के निकट बांद्रा में सेंट एनी कॉलेज की स्थापना कर उन्होंने उच्च शिक्षा की व्यवस्था की। और इससे प्रभावित होकर अकबर बादशाह ने भी आगरे में जेसुइट कॉलेज की स्थापना की बात रखी। परंतु जैसे ही पुर्तगालियों ने गोवा से आगे दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहा तो शाहजहां ने उन्हें 1662 ईस्वी में 1662 में यहाँ से मार भगाया। परंतु गोवा में उनका प्रभुत्व बरकरार रहा और इस तरह भारत में पुर्तगाली यूरोपीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखने वाले माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य। भारत में पुर्तगाली ही जो थे उन्होंने ईसाई तथा यूरोपीय और आधुनिक शिक्षा की नींव रखते हैं, लेकिन इसको नींव को मजबूती प्रदान करने का कार्य अंग्रेजों ने सबसे पहले आधुनिक शिक्षा के विकास में अपना अधिक से अधिक योगदान दिया। इसके लिए उन्होंने 1600 में इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का प्रवेश हुआ। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसके कार्य को लिए उन्हें बंगाल को अपना केंद्र बनाया और साथ ही बंगाल में सबसे पहले उन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत की तथा ईसाई धर्म की जो शुरुआत की उसके लिए शिक्षा को माध्यम बनाया और दूसरा उन्होंने दीनहीनों की सेवा, गरीबों की सेवा के द्वारा उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इसके लिए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आर्थिक संरक्षण प्राप्त मिलता था। अंग्रेज ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अनेक चैरिटी स्कूल की स्थापना की। चैरिटी स्कूल जो थे वो दो प्रकार के थे। एक ऐसा स्कूल था जिनमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई होती थी और दूसरा जो स्कूल था वो सिर्फ लोकल लैंग्वेज से पढ़ाई होती थी। मतलब चैरिटी स्कूल दो प्रकार की थी। जो एक ऐसा स्कूल था जिसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती थी और दूसरा में स्थानीय भाषा से पढ़ाई होती थी, लेकिन दोनों स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। इसके लिए उन्होंने बम्बई, मद्रास और बंगाल में सैकड़ों प्राथमिक स्कूलों की स्थापना कर डाली और मद्रास में उन्होंने एक सेकेंडरी स्कूल की भी स्थापना की और उनमें ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाने लगी। लेकिन उन्होंने भारत की राजनीतिक
असमानताओं का लाभ उठाने के साथ फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर यहाँ साम्राज्य स्थापित करने की बात की। स्कूलों के माध्यम से उन्होंने धर्म प्रचार पर का काम किया और 1757 और 1664 ईस्वी 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था और 1664 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में विजय के बाद कंपनी ने तत्कालीन बंगाल, बिहार, अवध प्रांतों के शासक बन गई और अब उन्होंने ईसाई मिशनरियों को सहायता देने के साथ साथ स्वयं अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का कार्य भी अपने हाथों में ले लिया। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की और हिंदू धर्म को अज्ञान और अंधविश्वास बताया और मोहम्मद साहब के झूठे पैगंबर के रूप में उन्हें घोषित किया। और अंग्रेजों ने जो भी उस समय की शिक्षा प्रणाली थी उसकी कटु आलोचना करते हुए कहते हैं कि भारत में शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जाए और भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए, भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए और भारत में ईसाई धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। इस तरह ये 5 सुझाव दिए। उन्होंने इन सुझावों के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए अपनी सभ्यता संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बताया और अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने विद्यालयों का निर्माण कराया। साथ ही साथ ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दिए जाने का प्रावधान किया। इस तरह से भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत होती है और साथ ही उन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जिसमें आपके अंक गणित, रेखा गणित, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी और इसमें अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा पर अत्यधिक विशेष दिया जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना बनारस राज्य के तत्कालीन रेजिडेंट जॉनेथन डंकन ने 1791 ईस्वी में की थी। इसके स्थापना के पीछे 2 उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था कि भारत के मूल निवासी हिंदुओं को सद्भावना प्राप्त करना और कंपनी तथा शासन के कनिष्ठ पदों पर कार्य करने के लिए भारतीयों विशेषकर हिंदुओं को तैयार करना। इस प्रकार कलकत्ता मदरसे की स्थापना आपका मुस्लिम शासकों, मुस्लिम वर्ग के लोगों को के लिए किया गया था। वैसे ही बनारस संस्कृत कॉलेज हिंदुओं के लिए निर्मित किया था। मतलब उन्होंने मुस्लिम और हिंदू के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की। ये जो आपके कलकत्ता मदरसा थी उसमें 7 वर्ष की उच्च शिक्षा दी जाती थी और उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो अरबी और फारसी भाषा के माध्यम से दी जाती थी ताकि अंग्रेज जो नागरिक है जो आपके मुस्लिम नागरिक है वो अपने अरबी भाषा का ज्ञान कर उस शिक्षा प्राप्त कर शासन के उच्च पदों पर कार्य कर सके। और इसी पहल को देखते हुए उन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जिसमें हिंदू जो है वो तो शिक्षा प्राप्त करे और शासन के कार्य के क्षेत्र में तल्लीन हो। तो वो अपने फायदे के दृष्टि से कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज में आपके जो शिक्षा दी जाती थी इसमें संस्कृत, हिंदी भाषा, हिंदी धर्म दर्शन और हिंदी नियम कानून की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा, साहित्य, अंकगणित, रेखा गणित, लॉजिक और फिलॉसफी, हिस्ट्री की शिक्षा दी जाने लगी। इस तरह से उन्होंने शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों का रखा। इस तरह से भारत में जो सबसे ज़्यादा यूरोपीय शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा की जो व्यवस्था की गई वो आपके अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही साथ आपके डच, फ्रांसीसी और डेन ईसाई मिशनरियों का भी योगदान रहा। लेकिन अगर अत्यधिक भागीदारी देखा जाए तो अंग्रेज फ्रांसीसी का ही रहा। तो हम कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा का प्रसार प्रसार तो किया लेकिन ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने किया था। मतलब अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया और इस तरह उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कर दी। स्कूलों की पाठ्यचर्या निश्चित की, पाठ्यचर्या के अनुकूल पाठ्य पुस्तकें तैयार की, उनका प्रकाशन किया, शिक्षण की पाठ्य पुस्तकें की शुरुआत की
ईसाई मिशनरियों ने ही भारत में सर्वप्रथम क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जन शिक्षा की व्यवस्था की। विद्यालयों के लिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टीचिंग कार्य की शुरुआत की गई। कक्षा प्रणाली को लागू किया गया और कक्षा उन्नति के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। इससे हम देखते हैं कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत में अंग्रेजी जो शासक थे, अंग्रेजी ईसाई मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और भारत की जो ब्रिटिश शिक्षा जो थी उसमें वो था कि भारत में जो भी शिक्षा दिया जाए वो ईसाई धर्म और संस्कृति से जोड़कर शिक्षा दिया जाए, और शिक्षा का माध्यम मीडियम ऑफ एजुकेशन वो इंग्लिश को रखा गया। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपके अंग्रेजी ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही तैयार किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की जो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी तरह आपके अंग्रेजी सभ्यता, साहित्य, संस्कृति, धर्म, ज्ञान से ओतप्रोत थी। इस भारत में देखते हैं कि भारत में वैदिक शिक्षा काल में आपकी जो शिक्षा थी वो वैदिक साहित्य से जोड़ कर दी जाती थी। बौद्ध काल में बौद्ध साहित्य से जोड़ कर दी जाती थी। मुस्लिम काल में मुस्लिम साहित्य से जोड़ कर दी जाती थी। और मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो ईसाइयों के धर्म और संस्कृति से जोड़ कर दी जाती थी, और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। तो इस हम देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत में आपके सबसे पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेन और डच ईसाई मिशनरियों और व्यापारियों का प्रमुख हाथ रहा, और उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव स्थापित की। थैंक यू।